कहानी की शुरुआत में हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम बेन है। वो एक रूम में बंद है और काफ़ी डरा हुआ है। उसे किसी भी तरह इस रूम से बाहर निकलना होगा, नहीं तो उसकी मौत पक्की है। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम 3 दिन पहले का सीन देखते हैं, जहाँ हमारी मुलाकात इस कहानी के 6 अलग अलग कैरेक्टर से होती है। सबसे पहले हमें जोही को दिखाया जाता है, जो फिजिक्स के क्लास में बैठी हुई है। तभी प्रोफेसर सबको बताता है कि आज से तुम्हारी छुट्टियां शुरू हो गई है। फिर जब सारे स्टूडेंट जाने लगते हैं तो प्रोफेसर जोही को बुलाता है और उसे कहता है कि वैसे तो तुम बहुत ही होशियार हो, लेकिन सबके सामने अपनी बात नहीं रख पाती हो क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा डरती हो। डर को अपने आप पे हावी मत होने दो। फिर हम बेन को देखते हैं, जिसको हमने मूवी की शुरुआत के सीन में देखा था। ये कंपनी में पैकेजिंग का काम करता है। एक दिन वो अपने बॉस से कुछ पैसे एडवांस में मांगता है। उसका बॉस उसे साफ मना कर देता है क्योंकि वो अच्छी तरह से जानता है कि बेन वो पैसे शराब पीने में उड़ा देगा। फिर हम जैसन को देखते हैं, जो कि एक स्टॉक ब्रोकर है। इन सबको अपने जानकार लोगों से एक बॉक्स मिलता है जिसे खोलना बहुत ही मुश्किल था, लेकिन वो तीनों इस बॉक्स को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। इस बॉक्स के अंदर एक इन्विटेशन होता है और ये इन्विटेशन स्केप रूम का होता है, जो कि एक बहुत ही बड़ी पजल है, एक भूल-भुलैया। अगर ये लोग उस रूम से बाहर आने में कामयाब हो गए तो उन्हें $10,000 का इनाम मिलेगा। पैसे की लालच में ये तीनों उस रूम में जाने का फैसला करते हैं। जब ये वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ उन्हें 3 और पार्टिसिपेंट मिलते हैं, जिसमें एक का नाम एमेंडा होता है, जो कि एक सोल्जर है। दूसरे का नाम माइक होता है, जो एक ड्राइवर है, और तीसरे का नाम डैनी होता है। अब ये 6 के 6 उस जगह पर पहुंच चुके हैं, लेकिन वहां पर इन्हें इस गेम के रूल बताने वाला कोई भी नहीं होता। ये सब काफी इंतजार करते हैं, लेकिन फिर भी वहां पर कोई भी नहीं आता। तभी बेन काफी बोर होकर बाहर सिगरेट पीने जाता है। वो जैसे ही दरवाजे का हैंडल पकड़ता है, वो हैंडल उसके हाथ में आ जाता है। ये देखकर सभी समझ जाते हैं कि ये गेम स्टार्ट हो चुका है और यही स्केप रूम है। सभी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं। इन्हें यहाँ पर एक किताब मिलती है जिस पर लिखा होता है फ़ारेनहाइट 451, जो कि एक टेम्परेचर है। ये सभी देखते हैं कि दरवाजे का जो हैंडल टूटा है वहाँ पर एक टेम्परेचर कंट्रोलर है, जो ही जल्दी से दरवाजे के पास जाकर कंट्रोलर पर 451 डिग्री सेट कर देती है। तभी उस रूम में छत पर बहुत सारी लाल लाइट ऑन हो जाती है। दरअसल ये हीटिंग कॉइल्स है, जिससे रूम का टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है। तभी बेन कहता है कि क्यों ना हम इस दरवाजे को तोड़ देते हैं। उसके ऐसा कहते ही पिलर्स के हीटर्स भी ऑन हो जाते हैं। अब रूम का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है। ये देखकर सभी बुरी तरह से डर जाते हैं। तभी जोही की नजर एक नेम प्लेट पे पड़ती है, जहाँ पर लिखा है कि डॉक्टर वुटन यूं कहते हैं कि हमेशा टेबल पर कोस्टर्स का इस्तेमाल करें। दरअसल कोस्टर्स को ग्लास के नीचे रखा जाता है। जो ही टेबल पर देखती है कि वहाँ पर कोस्टर्स होते हैं, वो एक कोस्टर को दबाती है, जिससे वहाँ एक दरवाजा खुलता है। ये इस रूम से बाहर जाने का रास्ता होता है। फिर ये सभी सारे कोस्टर को दबाते हैं, जिससे वो दरवाजा पूरा खुल जाता है। लेकिन ये सबके सब एक साथ बाहर नहीं जा सकते, क्योंकि सारे कोस्टर्स को एक साथ दबा के रखना होगा। तभी जोही को एक आइडिया आता है। वो सभी कोस्टर पर पानी भरे ग्लास को रख देती है, जिससे दरवाजा खुला ही रहता है और सभी वहां से बाहर निकल जाते हैं। इनके बाहर निकलते ही रूम में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और ऐसे ये लोग बाल बाल बच जाते हैं। अब ये सभी एक दूसरे रूम में आ जाते हैं। ये रूम भी अंदर से लॉक होता है। अब ये लॉक खोलने के लिए इन्हें एक पासवर्ड की जरूरत थी। ये सभी क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी बेन देखता है कि वहाँ पर लिखा है कि तुम्हारा नाम इतिहास में अमर हो जाएगा। साथ साथ बेन को वहाँ पर कुछ वर्ड्स भी दिखाई देते हैं। वो उन वर्ड्स को जोड़कर एक नाम बनाता है। वो नाम लॉक पर डालने पर वो दरवाजे का लॉक खुल जाता है। ये सभी कमरे से बाहर निकलते हैं। तभी घर का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। ये देखते हैं कि बाहर तो बस बर्फ ही बर्फ है और यहाँ पर टेम्परेचर माइनस में है। फिर डैनी आगे बढ़ने लगता है। तभी वो किसी चीज से टकराकर नीचे गिर जाता है। वो एक बड़ी सी स्क्रीन थी, यानी ये जगह एक धोखा था। फिर जब डैनी स्क्रीन को छूता है, तब नीचे से एक डग खुलता है, जिससे बहुत ही ठंडी हवा अंदर आना शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर ठंड काफ़ी बढ़ जाती है। फिर डैनी कहता है कि हमें क्लूज ढूंढने होंगे। फिर वो सभी बारीकी से आसपास की जगह की छानबीन करने लगते हैं। माइक को वहाँ मछली पकड़ने वाली एक स्टिक मिलती है। जेसन को एक दरवाज़ा मिलता है, लेकिन उसे खोलने के लिए चाबी चाहिए। उन्हें वहाँ एक जैकेट भी मिलती है। वो सभी समझ जाते हैं कि यहाँ पर सिर्फ एक जैकेट क्यों है, क्योंकि ये आपस में इन सबको लड़वाना चाहते हैं। वो सभी फैसला करते हैं कि ये सभी बारी बारी जैकेट पहनेंगे। सबसे पहले जैकेट जोही को दी जाती है। फिर डैनी कहता है कि शायद पानी में कोई क्लू हो। तभी जोही को जैकेट में से एक कंपास मिलता है। वो कंपास जोही को एक आइस बियर के पास ले जाता है। जब जोही आइस बियर के मुंह में हाथ डालती है तो उसे वहाँ एक मैग्नेट मिलता है। फिर वो लोग मैग्नेट को फिशिंग रॉड से बांध देते हैं और उसे पानी में डालते हैं। उन्हें पानी में से एक आइस क्यूब मिलता है, जिसके अंदर एक चाबी थी। वो लोग उसे तोड़ने की काफ़ी कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम रहते हैं। वो बेन से उसका लाइटर मांगते हैं ताकि गर्मी से उस आइस क्यूब को पिघलाया जाए। बेन लाइटर उनकी तरफ फेंकता है। जब
डैनी उस लाइटर को उठाने जाता है तो नीचे से बर्फ टूट जाती है और डैनी पानी के अंदर चला जाता है। सब लोग जल्दी से उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं चलता कि डैनी कहाँ गया। बेन का लाइटर भी डैनी के साथ ही डूब जाता है। फिर वो सभी लोग अपनी शरीर की गर्मी से उस आइस क्यूब को पिघलाते हैं। ये काम करने में उन्हें कई घंटे लग जाते हैं क्योंकि वो टेम्परेचर माइनस में था। ठंड के मारे माइक बेहोश हो जाता है। आखिरकार वो लोग आइस क्यूब से चाबी निकालने में कामयाब हो जाते हैं। वो जल्दी से दरवाजे की तरफ भागते हैं, तभी नीचे से बर्फ टूटना शुरू हो जाती है, लेकिन सभी लोग दूसरे रूम में पहुंच जाते हैं। अब ये लोग देखते हैं कि ये रूम उल्टा है, तभी वहां से फर्श टूटकर नीचे गिर जाता है। सभी लोग दीवार से चिपक कर खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद एमेंडा ऊपर चढ़कर क्लू ढूंढने लगती है। उसे वहां पर एक तिजोरी मिलती है। वो उस पर कोड डाल के देखती है, लेकिन कोड काम नहीं करता। धीरे धीरे वहां पर सारे फर्श टूटकर नीचे गिरने लगते हैं। जो ही वहां पर एक पजल को देखती है, वो उस पजल को सुलझा देती है, जिससे उसे उस तिजोरी का कोड मिल जाता है। वो एमेंडा को वो कोड बताती है, लेकिन वो कोड भी गलत था। तभी एक और फर्श भी नीचे गिर जाता है और जोही भी नीचे फर्श पर गिरती है। जेसन उसे ऊपर लाता है। तभी जोही के दिमाग में एक बात आती है और वो एमेंडा को बताती है कि ये रूम उल्टा है, तो फिर कोड भी उल्टा ही डालो। एमेंडा कोड उल्टा डालती है और तिजोरी खुल जाती है। उसमें से उसे 8 नंबर की बॉल मिलती है, जो वहां पर पूल गेम में नहीं थी। ये लोग समझ जाते हैं कि ये बॉल उन्हें पूल पर सही जगह पर रखनी है। एमेंडा पूल पर लटक जाती है ताकि वो बॉल को पूल पर रख सके, लेकिन तभी वो बॉल उसकी पॉकेट से नीचे गिर जाती है। बॉल लेने के लिए एमेंडा भी नीचे कूद जाती है। वो बॉल को जेसन की तरफ फेंकती है, तभी वो फर्श भी नीचे गिर जाता है और एमेंडा टेलीफोन के वायर से लटक जाती है, लेकिन टेलीफोन की वायर बहुत कमजोर थी, इसीलिए वो नीचे गिर जाती है। तभी जेसन अपने पीछे वाले दरवाजे पर एज ए डोर हैंडल वो बॉल लगाता है, जिससे वो दरवाजा खुल जाता है। इसका मतलब वो बॉल पुल पे नहीं बल्कि दरवाजे पे लगनी थी। फिर सब लोग वहां से बाहर चले जाते हैं। एमेंडा की मौत से जोही को काफी दुख होता है। अब वो एक रूम में आ जाते हैं जो इन लोगों के पास से जुड़ा हुआ था। यहाँ पर हॉस्पिटल के 6 बेड होते हैं, जहाँ पर इन सबकी फाइल होती है। ये इन्हीं 6 लोगों की होती है जो इस टास्क के लिए चुने गए थे, जिनमें से अब 4 बचे हैं। यहाँ पर इन्हें पता चलता है कि इनके साथ कभी न कभी जिंदगी में ऐसा हादसा हुआ था जिसमें दूसरे लोग तो मारे गए, लेकिन ये लोग बच गए थे। यानी ये सब लोग सबसे लकी है। और अब जो इन सबसे ये टास्क करवा रहा है, वो ये देखना चाहता है कि इन सब में से सबसे ज्यादा लकी कौन है। तभी वहाँ अनाउंसमेंट होती है कि अपनी लिमिट चेक करे। फिर वहाँ पर 5 मिनट की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। अब इनको खुद की लिमिट चेक करनी थी। सभी लोग क्लू ढूंढने लगते हैं। जैसन समझ जाता है कि 5 मिनट के बाद जहरीली गैस छोड़ दी जाएगी। फिर उन्हें वहाँ कुछ एक्सरे मिलते हैं, उनमें कुछ साइन बने हुए थे। बेन कहता है कि ये EKG मशीन के साइन है। जैसन जल्दी से वो मशीन ढूंढ लेता है। पहले वो बेन पर इसे ट्राई करता है, उसकी हार्ट रेट नॉर्मल थी। फिर वो माइक को ट्राई करता है, उसकी हार्ट रेट 139 तक पहुंच जाती है। जैसन माइक को कहता है कि हमें तुम्हारी हार्ट रेट और ज्यादा बढ़ानी होगी, लेकिन माइक इसके लिए तैयार नहीं था। लेकिन फिर भी जैसन उसकी बॉडी में करंट लगा देता है, जिससे हार्ट रेट तो बढ़ जाती है, लेकिन माइक की मौत हो जाती है। तभी उनका टाइम खत्म हो जाता है और जहरीली गैस छोड़ दी जाती है। फिर जैसन खुद पर वो मशीन ट्राई करता है। अब वो अच्छी तरह से समझ गया था कि हार्ट रेट ज्यादा नहीं बल्कि कम करनी है। वो अपनी सांस रोककर अपनी हार्ट रेट को 50 तक ले आता है और मिशन कंप्लीट हो जाता है। तभी वहाँ एक छोटा दरवाजा खुलता है। जैसन वहाँ से निकल जाता है। बेन जोही को लेने जाता है, लेकिन वो आने से मना कर देती है। वो रूम में लगे हुए कैमरास को तोड़ रही थी। फिर बेन भी वहाँ से चला जाता है। तभी वो दरवाजा बंद हो जाता है और जोही वहाँ पर बेहोश हो जाती है। अब बेन और जैसन को इस अजीब से कमरे से बाहर निकलना था। वहाँ पर उन्हें एक हैंडल दिखता है जिसे वो घुमाते हैं, जिससे उनके हाथों में कुछ लिक्विड लग जाता है जो उस हैंडल पे था। अब उनका सर चकराने लगता है और उन्हें सब अजीब अजीब दिखने लगता है। वो दोनों जल्दी से क्लू ढूंढने लगते हैं। तभी बेन को वहाँ से एक एंटीडोट मिलता है। वहाँ पर एक ही एंटीडोट था, इसीलिए दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है, जिसमें जैसन बेहोश हो जाता है और बेन एंटीडोट अपनी बॉडी में डाल देता है। वो तुरंत ठीक हो जाता है। फिर वो वहाँ से बाहर निकलता है और उसी रूम में पहुँच जाता है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। बेन उस रूम से भी बाहर आने में कामयाब हो जाता है और आखिरकार उस जगह पर पहुँचता है जहाँ से इस गेम को कंट्रोल किया जाता था। तभी वहाँ पर वो गेम मास्टर आता है। बेन उसे कहता है कि मैं जीत गया हूँ, मुझे मेरी इनाम की रकम दो। ये सुनते ही वो गेम मास्टर बेन को मारने की कोशिश करता है। बेन मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ जोही आ जाती है जो गेम मास्टर को शूट कर देती है, लेकिन वो छुप जाता है। वो चुपके से जोही पर हमला कर देता है, लेकिन बेन उस पर हमला करके जोही की जान को बचाता है। फिर वो दोनों मिलकर उस गेम मास्टर को खत्म कर देते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। जोही बेन को हॉस्पिटल लेके जाती है और पुलिस को लेकर वापस उसी बिल्डिंग में आती है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं था। पुलिस को लगता है कि ये बिल्डिंग कई सालों से बंद थी। जोही के लाख समझाने पर भी पुलिस उसकी बात नहीं सुनती। 6 महीने बाद जोही और बेन मिलते हैं। जोही बेन से कहती है कि अगला गेम मैनहट्टन में एक बिल्डिंग में होने वाला है,
जिसके बारे में मुझे पता है। मेरे पास हम दोनों की फ्लाइट्स की टिकट है। यहाँ मैनहट्टन में इनके पास बेन और जोही की इन्फॉर्मेशन होती है कि वो कौन सी फ्लाइट में मैनहट्टन आने वाले हैं और यहाँ पर ये मूवी एंड हो जाती है।